अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर हम आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। हमारी एक सीरीज़ चल रही है टैक्स अमेंडमेंट्स की, जो मार्च में नई अमेंडमेंट्स आई हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियां कर गई हैं। इसमें टोटल 15 किस्म की अमेंडमेंट्स हैं, जिनमें से एक आज हमने डिस्कस करनी है अमेंडमेंट नंबर 8 और एक करनी है अमेंडमेंट नंबर 14। इन दोनों में जो अमेंडमेंट्स हैं ये बेसिकली टैक्स क्रेडिट्स की हैं और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो सेकंड शेड्यूल है उसके अंदर कुछ इसमें एग्जेम्पशंस दी गई थी और वो सारी मेंशन कर दी गई हैं पहले से। उसमें कुछ एडिशंस कर दिए गए हैं और जो 100C में इसके अंदर जो टैक्स की जो डिडक्शंस हैं, डायरेक्ट डिडक्शंस, उनको टैक्स क्रेडिट में कन्वर्ट करके एक 13 शेड्यूल जो है वो अमेंडमेंट नंबर 14 के तहत दे दिया गया है। बेसिकली जो शेड्यूल है वो एक लिस्ट है जिसके अंदर जो इदारे जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं जिनको हम टैक्स क्रेडिट दे सकते हैं। पहले कुछ इदारे जो है वो क्लास 61 के तहत थे और उनको टैक्स डिडक्शन दी गई। तो हम इसको स्टार्ट से पहले एक चीज़ देखते हैं कि डिडक्शंस में और टैक्स क्रेडिट में क्या फ़र्क होता है। तो टैक्स डिडक्शंस में बेसिकली जो फ़र्क है वो ये है क्रेडिट के साथ कि टैक्स डिडक्शंस में टैक्सेबल इनकम को डायरेक्टली रिड्यूस कर लिया जाता है और फिर जो टैक्स स्लैब्स हैं वो ऑटोमेटिकली कम लगते हैं, क्योंकि जब आपकी टैक्सेबल इनकम ही रिड्यूस्ड आएगी तो उस सूरत में आपको जो है वो जो स्लैब्स हैं उसके टैक्स अमाउंट भी कम बनेगी और टैक्स लायबिलिटी भी कम बनेगी। जबकि जो टैक्स क्रेडिट्स होते हैं वो बेसिकली टैक्स अमाउंट बनाकर और टैक्स लायबिलिटी को फिर जो है वो कम कर दिया जाता है। तो उस सूरत में इसमें और उसमें फ़र्क होता है। तो बेसिकली जो टैक्स क्रेडिट है वो एक इनडायरेक्ट तरीका है टैक्स की कैलकुलेशन में रिलीफ देने का। तो पहले जो डायरेक्ट डिडक्शंस के तौर पर आ रही थी उनको अब हमने टैक्स क्रेडिट के तौर पर जो है वो टैक्स लायबिलिटी को करटेल करना है। तो बेसिकली जो 100C की अमेंडमेंट है वो यही है कि इसके अंदर जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो हमने इसमें देखनी है कि किस तरह से होंगी। और दूसरा जो 13th शेड्यूल जो है वो नया ऐड किया गया है उसको भी हम देखेंगे। तो इसको आगे फिर बढ़ते हुए हम जो सब सेक्शन इसका 1 है अमेंडमेंट नंबर 8 का, उसमें देखते हैं कि 100C टैक्स क्रेडिट फॉर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस द पर्सन मेंशन इन सब सेक्शन 2 shall be allowed a tax credit equal to 100% of tax payable under any of the provision of this ordinance, including minimum tax and final taxes in respect of incomes। अब इसमें एक बात ये भी मेंशन कर दी गई है कि जो इंक्लूड है मिनिमम टैक्सेस और फाइनल टैक्सेस हैं उनकी तरफ से प्रोविजंस की जो हैं वो सारी ऑलरेडी हमने उसमें मेंशन की हुई थी, तो वो टैक्स के अंदर शामिल हैं। इसी तरह से मेंशन इन द सब सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 द कंडीशंस एंड लिमिटेशंस लेड डाउन इन सब सेक्शन 4। तो ये इसकी जो सब सेक्शन 3 और सब सेक्शन 4 है वो बेसिकली अमेंडमेंट में डिटेल से दिया गया है और उसमें ये बताया गया है कि इस 100C की जो एप्लीकेबिलिटी है वो कौन कौन से इदारों पर होगी और किस तरह से होगी और कौन कौन से लोग जो हैं वो ले सकते हैं और कौन सी इनकम पर आप नहीं ले सकते। इसकी लिमिटेशंस भी हैं, यानी कि एक तो उनकी कंडीशंस भी बताई गई हैं और दूसरा जो सब सेक्शन 4 है वो लिमिटेशंस भी बताता है कि आपने कौन कौन सा क्राइटेरिया पूरा करना है इसके अंदर। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सब सेक्शन 3 और सब सेक्शन 4 में बताई गई हैं। इनकी डिटेल्स जो हैं वो ऑलरेडी कुछ पहले भी थी और कुछ उनमें एडिशन कर दिया गया है। तो ये एक हमारे पास है। अभी हमने देखना है कि जो 100C है उसके साथ साथ जो कंडीशंस हैं वो कौन सी और 13 जो शेड्यूल है वो कौन सा आ गया। तो उसमें हम जाते हैं और उसमें देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें आ चुकी हैं। तो 30 शेड्यूल में जो पहले डायरेक्ट डिडक्शंस में आती थी उसमें से कुछ एडिशन करके अब टैक्स क्रेडिट में इनको फॉल करा दिया गया है और उस सूरत में जो है वो ये हमारे पास आ गया है। इसमें 62 ऑलमोस्ट जो हैं वो इदारे हैं जो कि इसमें दे दिए गए हैं। इसमें सबसे पहले जो है वो हमारे पास आ गया है कि स्पोर्ट्स बोर्ड्स या इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट आर फॉर द पर्पस ऑफ द प्रमोटिंग, कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग एनी स्पोर्ट और गेम।
सिटीज़न फाउंडेशन पहले भी किसी न किसी तरीके से इसमें शामिल था और अब फिर दोबारा से इसमें शामिल कर दिया, और ये एक नया स्केड्यूल है जो कि पहले नहीं था और अब इसमें शामिल कर दिया गया है, और इसमें एक रिवाइज्ड समझ लीजिए कि ये चीज़ आ गई है। फिर फंड्स फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितने भी होते हैं उनको, और फंड्स फॉर रिटार्डेड एंड हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन के लिए जो बनेंगे उनके फंड्स में अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं तो उसके ऊपर भी जो है वो टैक्स क्रेडिट मिलेगा। फिर नेशनल ट्रस्ट फंड जो है इसके ऊपर भी हम इसको भी इसमें शामिल कर दिया गया है। फिर नेशनल ट्रस्ट फंड फॉर द डिसेबल्ड, जो डिसेबल्ड पर्सनस होते हैं उनके फंड्स के को भी कंट्रीब्यूशन जो होगा वो भी इसमें शामिल है। फिर इसमें एक और जो है वो एक फंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ मज़ार एंड हज़रत बरीमा के, जो इस्लामाबाद में जो एक मज़ार है उसके लिए जो फ़ंड डेवलपमेंट की जाएगी, अगर वो भी क्योंकि एक महकमा औकाफ के या रिकग्नाइज्ड एक चीज़ है उसको भी उसमें शामिल कर दिया गया है। फिर इसी तरह से जो राब्ता इस्लामीज़ प्रोजेक्ट फॉर प्रिंटिंग कॉपीज़ ऑफ होली कुरान वो भी इसमें शामिल कर दिया गया। फिर इसमें फातमीद फाउंडेशन जो है जो कराची में बेस्ड है उसको शामिल कर दिया गया। फिर अल शिफा ट्रस्ट, ये एक इदारा है बड़ा मशहूर, इसको भी इसमें शामिल कर दिया गया। फिर इसी तरह से सोसाइटीज़ फॉर प्रमोशन, फिर अलाइक इसी तरह आगे चलें तो नेशनल मैनेजमेंट फाउंडेशन आ जाती है। फिर एंडोमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द आगा खान आ जाता है। इसी तरह से ये लिस्ट जो है ये काफ़ी लंबी चौड़ी दे दी गई है जो कि बेसिकली 39 इदारों के अंदर इसको शामिल इसमें कर दिया गया। फिर इसी तरह से आगे चलाकर टोटल मैंने जैसे कहा था कि ये 62 जो है वो आ गए हैं। इसमें वक्फ फॉर रिसर्च ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री है, आर्ट्स है और कल्चर है जो कि बेसिकली इस्तांबुल से डील होता है। फिर चीफ मिनिस्टर्स पंजाब रिलीफ फंड है, ये भी इसके अंदर शामिल कर दिया गया। तो ये एक हमारे पास जो थी वो 14th नंबर जो अमेंडमेंट थी वो थी। अब इसका जो पहला पार्ट है जो हम पहले इसमें छोड़ आए थे उसको भी दोबारा देखते हैं कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। तो उनके लिए फिर हम ऊपर जाते हैं और उसमें देखते हैं कि अमेंडमेंट नंबर 8 जो थी वो क्या है और उसमें कौन कौन से जो हैं वो चीज़ें शामिल हैं हमारी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक तो इन्होंने शामिल कर दिया गया है कि 100C जो है वो सब सेक्शन हमने पहले पढ़ा। अब हम सब सेक्शन 2 पढ़ते हैं कि इसमें पर्सन स्पेसिफाइड इन द टेबल 2 ऑफ क्लास 66, इनके जो सेकंड शेड्यूल में ऑलरेडी लोग थे वो अब भी उसमें शामिल हैं, उनको नहीं निकाला गया। फिर इसी तरह से ट्रस्ट जो एडमिनिस्ट्रेट होते हैं और जो स्कीम अप्रूव्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट होंगी या फिर एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग आउट ऑफ एक्टिविटीज़ और फॉर द वेलफेयर ऑफ द एक्स एम्प्लॉयज़ ऑफ सर्विंग पर्सनल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो उनके लिए जो एक वेलफेयर सोसाइटीज़ हैं या वेलफेयर हैं वो भी इसमें शामिल हैं। फिर ट्रस्ट हैं जो हमने उसमें ट्रस्ट में नाम लिए हैं जो रिकग्नाइज भी थे, उनको हमने देखा भी है। फिर वेलफेयर इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड विद दी प्रोविंशियल एंड इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, ये भी इसमें शामिल हो जाएगा। फिर इसमें उन्होंने ये भी बताया कि वक्फ रजिस्टर्ड अंडर मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 ये शामिल होगा। फिर यूनिवर्सिटी और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बीइंग रन बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो भी सारे शामिल हैं। लेकिन इसके लिए फिर इन्होंने एक क्राइटेरिया ये भी दिया है, इसमें रिलीजियस भी हैं और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि एनजीओज़ भी हैं जो कि अप्रूव्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट है, ये हम इसमें देख रहे हैं। इसी तरह से एक और जो इसमें शामिल कर दिया गया है कि एलिजिबिलिटी इसकी क्या होगी। एलिजिबिलिटी जो होगी वो सब सेक्शन 3 में जो अमेंडमेंट नंबर 8 है इसमें दी गई है कि जो इसके अंदर आएंगी चीज़ें, इनकम फ्रॉम डोनेशन, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन एंड सब्सक्रिप्शंस, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, प्रॉफिट ऑन डेट, ग्रांट रिसीव फ्रॉम फेडरल, प्रोविंशियल, लोकल और फॉरेन गवर्नमेंट। फिर इसी तरह सब सेक्शन 5 में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। और फिर इसको एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसके अंदर सारी बातें जो हैं वो एनी इनकम ऑफ द पर्सन मेंशन इन द क्लास A, B एंड H ऑफ द सब सेक्शन 2 ऑफ दिस सेक्शन, वो सारी बातें इसमें शामिल हैं जो कि ऑलरेडी हम
इसमें डिस्कस कर चुके हैं, जैसा कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन और बाकी चीज़ें हैं इसके अंदर, तो ये भी आ चुका। फिर इसमें जो पॉइंट नंबर 4 है वो ये है कि एलिजिबिलिटी फॉर टैक्स क्रेडिट, कि आपने जो है वो कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इसमें शर्तें हैं तब आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। और वो शर्तें ये हैं कि रिटर्न हैज़ बिन फाइल्ड, ये पहले भी है और अब भी इसमें मौजूद है। टैक्स रिक्वायर्ड आर टू बी डिडक्टेड और कलेक्टेड, यानी कि अपनी टैक्स लाइबिलिटी उसने अपने जो टाइम पीरियड के हिसाब से, टैक्स पीरियड के हिसाब से वो ली हुई हो। फिर विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट्स आपने जमा कराई हुई हों। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर डज नॉट एक्सीड 15% ऑफ द रिसीट्स, यानी कि ये कुछ इदारों के लिए है कि जो इसमें आते हैं, लेकिन कुछ में ये अप्लाई नहीं होता, जैसे कि चैरिटेबल एंड वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैं उसको नहीं शामिल किया जाएगा। फिर अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर हैज़ बिन ऑब्टेन्ड एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लास 36 सेक्शन 2, ये भी इसमें है इसके अंदर। फिर नॉन ऑफ द एसेट्स ऑफ द ट्रस्ट और वेलफेयर इंस्टीट्यूशन कॉर्नर्स कन्फर्स और नॉन मे कन्फर्स प्राइवेट बेनिफिट टू द डोनर, यानी कि उसमें ये ना हो कि जो इंस्टीट्यूशन के एसेट्स हैं वो सारे के सारे उसके अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए जा रहे हैं या ऑथर ऑफ द ट्रस्ट जो है उसको जा रहे हों, तो फिर वो एक वेलफेयर का पॉइंट जो है ना वो डिस्टार्ट हो जाता है, उसको फिर इसमें से शामिल नहीं किया जाएगा। फिर इस तरह से पॉइंट नंबर जी में जो है वो स्टेटमेंट ऑफ द वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन और डोनेशन रिसीव्ड इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग टैक्स ईयर हैज़ बिन फाइल्ड इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड मैनर, यानी कि जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है जो आपने दिया है जिस पर टैक्स क्रेडिट ले रहे हैं, और वो फिर इमीडिएटली जो है वो टैक्स ईयर्स में भी आपने जो स्टेटमेंट्स दी गई हों, और वो जो है वो इसके अंदर सारा, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से सारी बात जो है वो आपकी क्लियर हो, उसमें वर्क जो है वो पूरा किया गया हो। उसके बाद फिर इसमें एक और जो बड़े इम्पोर्टेंट इसमें है कि जो अमाउंट है जो इसमें सरप्लस फंड होता है, ये पहले भी खैर उसमें शामिल था, और इसमें भी है कि वो चैरिटेबल वेलफेयर के लिए अगर नहीं दिया जाता तो फिर सरप्लस उसको माना जाएगा और उसको एक एक्स्ट्रा मनी के तौर पर लिया जाएगा। तो ये एक एक्सप्लेनेशन इसमें दे दी गई है सारी, जो कि आप मज़ीद इसमें देख सकते हैं। तो ये हमारा एक अमेंडमेंट है जो कि हमने डिस्कस की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक नई अमेंडमेंट के साथ और नए एक टॉपिक के साथ हम फिर हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।